आज हम भारत के औद्योगिक रिश्तों की नींव रखने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की बात करेंगे, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। लेकिन इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं समझेंगे। बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वहाँ 150 कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजमेंट अचानक काम के घंटे 8 से 10 करना चाहता है, बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दिए। हाँ, बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट। अब जाहिर है कर्मचारी नाराज है, काम रुकने की नौबत आ गई है। अब क्या होगा? और यही अब क्या होगा का जवाब इस एक्ट के पहले 10 सेक्शंस में छिपा है ना। एग्जैक्टली। ये सेक्शंस एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, मतलब कौन खिलाड़ी हैं, खेल के नियम क्या हैं और अंपायर कौन होगा। तो चलिए इस फैक्ट्री के विवाद के साथ साथ इस कानून की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है, ये एक्ट आजादी के साल में ही क्यों आया, मतलब 1947 में ही? इसकी इतनी जल्दी क्या थी? दैट्स अ फैसिनेटिंग पॉइंट। इसका टाइमिंग बहुत क्रूशल है। 1947 में देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि फैक्ट्रियां और दफ्तर शांति से चलें ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। सही बात है। इस कानून का एक ही मकसद था, औद्योगिक शांति, मतलब इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना। झगड़े हों लेकिन उनका निपटारा एक सिस्टम के तहत हो ताकि देश का प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है, तो ये कानून एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करने के लिए बनाया गया। चलिए अपनी फैक्ट्री वाली कहानी पर वापस आते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि क्या ये फैक्ट्री इस कानून के दायरे में आती भी है या नहीं, और यहीं पर शायद सेक्शन 2 की परिभाषाएं काम आती हैं। बिल्कुल, सेक्शन 2 डेफिनेशंस का सेक्शन है। तो इंडस्ट्री किसे माना जाएगा? मुझे याद है प्रेजेंटेशन में एक ट्रिपल टेस्ट का जिक्र था, ये क्या चीज है? और ये ट्रिपल टेस्ट इस एक्ट का दिल है, आप कह सकती हैं। इसने इंडस्ट्री का मतलब ही बदल दिया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंगलोर वाटर सप्लाई केस में ये टेस्ट दिया। इसके 3 हिस्से हैं। ओके। पहला, क्या वहां सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब काम एक तय तरीके से होता है। दूसरा, क्या इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच कोऑपरेशन है। और तीसरा, क्या वहां गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई संस्था इन तीनों शर्तों को पूरा करती है तो वो एक इंडस्ट्री है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बल्कि कई हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी या क्लब भी इंडस्ट्री माने जा सकते हैं। एग्जैक्टली। इस एक टेस्ट ने लाखों कर्मचारियों को इस कानून के दायरे में ला दिया जो पहले शायद बाहर थे। ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। हाँ, हालांकि बाद में कुछ चीजों को बाहर रखा गया, जैसे डिफेंस या स्पेस रिसर्च जैसे देश के सॉवरेन फंक्शंस। लेकिन हमारी कहानी वाली फैक्ट्री, वो तो इन तीनों टेस्ट को आसानी से पास कर लेती है, तो वो एक इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री तो है, और वहां काम करने वाले लोग, क्या वो सब वर्कमैन कहलाएंगे? जैसे फैक्ट्री का मैनेजर भी वर्कमैन है क्या? नहीं, हर कोई नहीं। सेक्शन 2S इसे बहुत साफ करता है। ओके। इसमें मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी काम करने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन 3 तरह के लोग बाहर हैं। आर्मी पुलिस वाले, मुख्य रूप से मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाले, और वो सुपरवाइजर जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब हमारी फैक्ट्री का मैनेजर वर्कमैन नहीं है, लेकिन फ्लोर पर काम करने वाले वो 150 कर्मचारी? बिल्कुल, वो सब वर्कमैन हैं। तो अब हमारे पास एक इंडस्ट्री है और वर्कमैन भी है। हाँ। उनका जो झगड़ा है काम के घंटों को लेकर, क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। ये रोजगार की शर्तों, मतलब कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा विवाद है जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक पेच था। पुराने नियम के हिसाब से इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तभी माना जाता जब इसे कोई यूनियन या ज्यादातर कर्मचारी मिलकर उठाते। मतलब एक अकेला कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता था? नहीं, एक अकेले कर्मचारी की आवाज नहीं सुनी जाती थी। एक मिनट, मतलब अगर मैनेजमेंट किसी एक कर्मचारी को गलत तरीके से निकाल दे और कोई यूनियन उसका साथ ना दे तो वो कुछ नहीं कर सकता था, वो अकेला पड़ जाता था। बिल्कुल, और यही इस कानून की सबसे बड़ी कमियों में से एक थी। लेकिन इसी को बदलने के लिए बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे हम सेक्शन 2A कहते हैं। अच्छा, सेक्शन 2A। उसने पूरा गेम ही बदल दिया। पर उस पे आने से पहले एक और जरूरी नियम समझते हैं जो हमारी फैक्ट्री की कहानी से जुड़ा है। कौन सा नियम? सेक्शन 9A, नोटिस ऑफ चेंज। नोटिस ऑफ चेंज? हाँ, ये वर्कमैन के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बहुत मजबूत कवच है। ये कहता है कि अगर मैनेजमेंट वेतन, भत्ते या काम के घंटे जैसी सेवा की शर्तों में कोई भी बदलाव करना चाहता है तो वो रातों रात नहीं कर सकता। तो फिर उसे कम से कम 21 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अच्छा, तो हमारी कहानी में मैनेजमेंट ने जो अचानक काम के घंटे बढ़ाने का फैसला किया वो तो गैरकानूनी हुआ? सही पकड़ा। उन्हें 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। बिल्कुल। ये सेक्शन मैनेजमेंट को मनमानी करने से रोकता है। आपको कर्मचारियों को बदलाव के बारे में बताना होगा और उन्हें बातचीत का मौका देना होगा। HR मैनेजर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिना इस प्रक्रिया के कोई भी बड़ा बदलाव अवैध माना जा सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अब उस गेम चेंजर पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, सेक्शन 2A। इसने अकेले कर्मचारी के लिए क्या बदला? इसने अकेले कर्मचारी को आवाज दी। सेक्शन 2A एक डीमिंग प्रोविजन है। डीमिंग प्रोविजन मतलब कानून ये मान लेता है कि अगर किसी एक वर्कर को नौकरी से निकाला जाता है, डिस्चार्ज, डिसमिसल या रिट्रेंचमेंट, तो उसका केस अपने आप में एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अच्छा। उसे अब यूनियन या बाकी कर्मचारियों के समर्थन की जरूरत नहीं है।
वो अकेला लड़ सकता है। वाह, तो एक अकेले कर्मचारी को इतनी ताकत दे दी गई। इससे पहले तो उसकी आवाज सुनी नहीं जाती होगी। बिल्कुल। इसकी प्रक्रिया क्या है फिर? वो कर्मचारी सीधे एक सरकारी अधिकारी के पास जा सकता है, जिसे कॉन्सिलेशन ऑफिसर कहते हैं। अगर 45 दिन में वहां सुलह नहीं होती तो वो अगले 3 साल के अंदर सीधे लेबर कोर्ट में अपना केस दायर कर सकता है। इसने न्याय को बहुत एक्सेसिबल बना दिया। चलिए, अब जब हमने खिलाड़ी और खेल के नियम समझ लिए हैं तो अंपायर्स को देखते हैं। हाँ, मतलब मशीनरी। ये जो विवाद सुलझाने की मशीनरी है, ये काफी बड़ी लगती है। वर्क्स कमिटी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इन्हें आसानी से कैसे समझें? बिल्कुल, ये एक मल्टी लेवल सिस्टम है। इसे 3 लेवल पर समझना आसान होगा। ओके। पहला लेवल है समझौते की कोशिश, जहां पूरी कोशिश होती है कि मामला कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है। दूसरा लेवल है जांच पड़ताल, जो एक जासूस की तरह सिर्फ सच का पता लगाती है। अच्छा, सिर्फ जांच। हाँ, और तीसरा और सबसे जरूरी है फैसले की घड़ी, जहां असली फैसले सुनाए जाते हैं। एडजुडिकेशन। ठीक है, तो पहले लेवल से शुरू करते हैं, समझौते की कोशिश। इसमें कौन कौन है? इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 3 का वर्क्स कमेटी। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। पहली रक्षा पंक्ति। हाँ, ये 100 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान में बनाना जरूरी है। ये एक आंतरिक कमेटी है जिसमें मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बराबर प्रतिनिधि होते हैं। इसका काम है कि छोटी मोटी बातें दुकान के फ्लोर पर ही सुलझ जाएं। हमारी फैक्ट्री में 150 कर्मचारी है, तो वहाँ वर्क्स कमेटी तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर वहां बात ना बने तो मामला बाहर जाता है सेक्शन 4 और 5 की कॉन्सिलिएशन अथॉरिटीज के पास। ओके। सेक्शन 4 में कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, जो एक स्थायी सरकारी अधिकारी है और मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगर मामला ज्यादा बड़ा हो तो सरकार सेक्शन 5 के तहत एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन बना सकती है। ये एक एडहॉक बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन और दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इन दोनों का लक्ष्य एक ही है? एक ही है, बातचीत से समझौता, जिसे सेटलमेंट कहते हैं, वो करवाना। और अगर समझौता यहाँ भी ना हो पाए तब क्या मामला सीधे फैसले के लिए जाता है या बीच में कोई और भी है? बीच में एक और स्टेज है, हमारा दूसरा लेवल, जांच पड़ताल। अच्छा। इसके लिए है सेक्शन 6 का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसका काम फैसला सुनाना नहीं है, ये एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है। सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग? हाँ, ये बस मामले की गहराई से जांच करके 6 महीने में सरकार को एक रिपोर्ट देती है कि असल में मामला ये है। ये कोई अवार्ड यानी बाध्यकारी फैसला नहीं देती। समझ गए, ये सिर्फ तथ्यों को सामने रखती है। तो अब आते हैं सबसे अहम लेवल पर, फैसले की घड़ी यानी एडजुडिकेशन। यहाँ हमारे पास लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं। इनमें क्या फर्क है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे एक मेडिकल एनालॉजी से समझते हैं। ओके। सेक्शन 7 का लेबर कोर्ट एक तरह से जीपी यानी जनरल फिजिशियन है। ये रोजमर्रा के और व्यक्तिगत मामले देखता है, जैसे किसी एक कर्मचारी की गलत बर्खास्तगी या किसी नियम की सही व्याख्या क्या है। एक्ट के 2nd शेड्यूल में इसकी लिस्ट दी गई है। और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, वो फिर स्पेशलिस्ट सर्जन हुआ? बिल्कुल, सेक्शन 7A का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक स्पेशलिस्ट है। ये बड़े और ज्यादा जटिल मामलों को देखता है, जिसमें पूरी कंपनी की पॉलिसी, वेतन, बोनस, काम के घंटे या बड़े पैमाने पर छटनी जैसे मुद्दे शामिल हों। ये 2nd और 3rd दोनों शेड्यूल के मामले देख सकता है। इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। एक नेशनल ट्रिब्यूनल का भी जिक्र है, उसकी जरूरत कब पड़ती है? नेशनल ट्राइब्यूनल, जो सेक्शन 7B में है, वो तब बनाया जाता है जब मामला बहुत ही खास हो। जैसे जब कोई विवाद राष्ट्रीय महत्व का हो या फिर वो एक से ज्यादा राज्यों की कंपनियों को प्रभावित कर रहा हो। मान लीजिए पूरे देश के बैंक कर्मचारियों का कोई विवाद है, तो उसके लिए नेशनल ट्राइब्यूनल बनेगा और इसे सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। ये तो पूरा एक हायरार्किकल सिस्टम है, लेकिन ये सारी मशीनरी चलती कैसे है? मतलब मान लीजिए किसी लेबर कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो गया, तो क्या केस फिर से शुरू से सुना जाएगा? नहीं, यहीं पर सेक्शन 8 का रूल ऑफ कंटिन्यूटी काम आता है। रूल ऑफ कंटिन्यूटी? हाँ, नया जज कार्यवाही को वहीं से आगे बढ़ाता है जहां से वो रुकी थी। इससे समय की बहुत बचत होती है। और सेक्शन 9 ये सुनिश्चित करता है कि किसी जज के न होने या कमेटी के गठन में छोटी मोटी कमी की वजह से पूरी कार्यवाही को अवैध न ठहराया जा सके। ये बहुत प्रैक्टिकल नियम है। एक और आंतरिक सिस्टम है सेक्शन 9C में, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये वर्क्स कमेटी से कैसे अलग है? ये 20 या ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए अनिवार्य है और वर्क्स कमेटी से ज्यादा फॉर्मल है। अच्छा। इसमें एक तय प्रक्रिया है। पीड़ित कर्मचारी अप्लाई करता है, कमेटी 30 दिन में फैसला देती है और फिर एम्प्लॉयर को अपील की जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद भी कर्मचारी बाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाने का अपना अधिकार नहीं खोता। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली सेक्शन पर, सेक्शन 10। इसे पूरी मशीनरी का कंट्रोल सेंटर कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो सेक्शन है जो तय करता है कि विवाद किस अथॉरिटी के पास जाएगा। ओके। जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि कोई विवाद है या होने वाला है, तो वो एक लिखित आदेश से उसे सही फोरम पर भेज सकती है। इसे रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट कहते हैं। मतलब सरकारी तय करती है कि मामला लेबर कोर्ट जाएगा, ट्रिब्यूनल जाएगा या कहीं और? बिल्कुल। तो क्या ये सरकार की मर्जी पर है कि वो विवाद को रेफर करे या ना करे? ज्यादातर मामलों में हाँ,
ये सरकार की राय पर निर्भर करता है, लेकिन एक स्थिति में ये अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। किस स्थिति में? अगर विवाद किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे बिजली या पानी की सप्लाई से जुड़ा है और वहां हड़ताल का नोटिस दे दिया गया है, तो सरकार को उसे रेफर करना ही होगा। अच्छा। और एक और बड़ी ताकत यह है कि रेफरेंस के साथ ही सरकार चल रही हड़ताल या तालाबंदी पर रोक भी लगा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी फैक्ट्री वाली कहानी पे वापस जाएं, तो उन कर्मचारियों के पास एक पूरा रास्ता है। हाँ, वो पहले वर्क्स कमेटी में बात कर सकते हैं, फिर मामला कॉन्सुलेशन ऑफिसर के पास जा सकता है, और अगर सरकार को लगे कि विवाद गंभीर है तो वो उसे सीधे लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल भेज सकती है ताकि एक बाध्यकारी फैसला हो सके। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि विवादों को सुलझाने का एक पूरा इकोसिस्टम है। ये ट्रिपल टेस्ट से तय करता है कि कौन इसके दायरे में आएगा, सेक्शन 2A से अकेले कर्मचारी को ताकत देता है, और फिर वर्क्स कमेटी से लेकर नेशनल ट्रिब्यूनल तक एक बहुस्तरीय मशीनरी देता है। ये पूरी कोशिश औद्योगिक शांति और न्याय के बीच एक संतुलन बनाने की है।